एक व्यक्ति की पत्नी मायके में बैठी हुई थी और उससे कह रही थी कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। लेकिन वह व्यक्ति इस बात पर गौर नहीं देता है और अपने घर का काम खुद से करने लगता है। पर तभी एक दिन जब वह अपने घर की सफाई करता है तो उसे घर के अंदर एक तकिया और बेडशीट मिलते हैं जिन पर खून लगा हुआ था। अब उन्हें देखने के बाद वह अपनी पत्नी के पास फोन करता है और फिर यहीं से कुछ ऐसा होता है दोस्तों कि जो उसकी पत्नी मायके में बैठी हुई तलाक मांग रही थी, पुलिस जाकर उसको उठा लेती है और साथ में एक और व्यक्ति उठाया जाता है। लेकिन जब ये कहानी निकलकर लोगों के सामने आती है तो लोग तरह तरह की बातें इस पर कहने लगते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा था कि पहले भी कई बार ऐसी चीजें हुई थी, अगर जिन पर पहले ये लोग गौर दे देते तो ये सब कुछ नहीं होता। क्या हुआ था ऐसा, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो जीतू सुदेश चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। हरियाणा के यमुनानगर जिले के एक छोटे से गांव के अंदर एक बड़ा ही खुशनुमा परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता और एक उनका इकलौता लड़का है जिसका नाम है जितेंद्र। पिता का नाम सुरेंद्र होता है और माँ का नाम होता है कमला। यहाँ पर जो सुरेंद्र होता है उसका एक बड़ा भाई भी होता है जिसका नाम राजेंद्र होता है, और जो राजेंद्र होता है उसकी ना तो शादी हुई है और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो भी अपने छोटे भाई के बेटे के लिए ही वो बचा कर रखा है कि उसी को दे दूंगा और इसी के साथ में रहा करता है। यानी कि दोनों भाई एक साथ रहा करते हैं, उनका एक ही वारिस है और उसी को अपने साथ रख रहे हैं। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ यहाँ पर जो जितेंद्र होता है वो इतना बड़ा तो हो जाता है कि अब वह कमाने के लिए अपने पिता और अपने ताऊजी के साथ कंपनी में जाने लगता है, जिस कंपनी में वो लोग काम किया करते हैं। यहाँ पर ये तीनों जन काम करने लगते हैं और तभी जो पिता और ताऊजी होते हैं वो सोचने लगते हैं कि क्यों ना आप बच्चे की शादी कर दें, क्योंकि शादी की हो गया है, कमाया करता है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी बाप इसको अपनी बेटी दे देगा और फिर तभी तो परिवार आगे चलेगा। ऐसा सोचकर जो दोनों पिता होते हैं, यानी दोनों पिता ही कह सकते हो आप, जब ताऊजी भी इसको प्रॉपर्टी दे रहा था तो वो भी पिता के बराबर ही हुआ। वो लोग उसकी शादी के लिए चिंता करते हैं और इधर उधर उसके लिए एक लड़की ढूंढते हैं। ढूंढने से पासी के गांव में उन्हें एक लड़की मिल जाती है। लड़की का नाम होता है मोहिनी। मोहिनी जो होती है वो देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत होती है और जैसे ही सुरेंद्र और उसका भाई राजेंद्र इस लड़की को देखते तो देखते ही पसंद कर लेते हैं, और उसके बाद जब पूरे परिवार को लड़की दिखाई जाती है तो सभी लोग इसको पसंद कर लेते हैं और उसके बाद जितेंद्र की शादी इस लड़की मोहिनी से हो जाती है। शादी होने के बाद जो मोहिनी है वो घर के अंदर आती है और घर के अंदर सब कुछ अच्छी तरह से चलने लगता है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। और यहाँ पर जो जितेंद्र होता है वह भी मोहिनी से बहुत ज्यादा प्यार किया करता, मोहिनी भी उसी तरह की बातें उससे किया करती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जैसे जितेंद्र की शादी को लगभग 6 महीने बीतते हैं तो 6 महीने बाद अचानक से वह नोटिस करता है कि उसकी पत्नी मोहिनी का जो पेट है वो आवश्यकता से ज्यादा बढ़ा हुआ है, यानी कि शरीर के हिसाब से वो पेट काफी आगे है। और उसके बाद जब जितेंद्र उससे पूछता है कि भाई ये पेट आगे क्यों निकल रहा है, तो उसके बाद जो मोहिनी है वो कहती है कि मुझे नहीं पता आगे क्यों निकल रहा है। उसके बाद जो जितेंद्र होता है वो बड़ा ही सीधा साधा भोला वाला था, वह सोचता है कि हो सकता है खाने पीने की वजह से निकल रहा हो, और मन ही मन सोचता है कि हमारे यहाँ पे तो अच्छी तरह से खाना पीना है, इसी वजह से इसका यहाँ पर आने के बाद पेट निकल गया है। ऐसा सोचकर जो जितेंद्र होता है वह अपने पिता और अपने ताऊजी के साथ रोज कंपनी जाया करता और वहां से कमा कर वापस लौटा करता। घर के अंदर माँ कमला और बहू मोहिनी हुआ करते हैं और वो लोग उनके लिए खाना पीना बना दिया करते, घर के काम को सारे को देख लिया करते हैं। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद जैसे इन बातों को 10 से 15 दिन बीतते हैं तो 10-15 दिन बाद अचानक से मोहिनी के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगता है और उसके बाद जो जितेंद्र होता है वो उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। जैसे वो हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर साहब उसे एक ऐसी बात बताते हैं जिसे सुनने के बाद जितेंद्र पूरी तरह से हैरान हो जाता है। साथ में जो जितेंद्र के घर वाले थे वह भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अभी शादी को लगभग 6.5 महीने बीते थे और डॉक्टर साहब बताते हैं कि तुम्हारी पत्नी 9 महीने की गर्भवती है और कुछ ही दिनों में उसे बच्चा होने वाला है। अब ये बात सुनकर तो जो जितेंद्र होता है उसकी तो पैर तले से जमीन खिसक ही जाती है, लेकिन साथ में जो माता पिता होते हैं उनके पैरों से भी जल्दी जमीन खिसक जाती है। लेकिन वो सोचने लगते हैं, क्योंकि शादी से 2 महीने पहले ये दोनों एक दूसरे से मिला जुला करते थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं तब की ये बात हो गई हो, और इसी वजह से वो तो चुपचाप रहते हैं। लेकिन जितेंद्र के दिमाग में ये सवाल बार बार घूमते रहते हैं। जितेंद्र अपनी पत्नी मोहिनी को वापस घर ले आता है, लेकिन घर आने के बाद उसके मन में यही सवाल घूम रहे हैं।
जैसे उसे मौका मिलता है वह और मोहिनी अब जब एक कमरे में अकेले होते हैं तो उसके बाद वह कहने लगता है कि मोहिनी देखो, मैंने तुमसे प्यार में कोई कसर नहीं छोड़ी है, मैं तुमसे प्यार किया करता हूं, लेकिन ये बताओ कि ये बच्चा किसका है, क्योंकि हमारी शादी को तो 6.5 महीने बीते हैं और इतने दिनों से पहले हमने कभी एक दूसरे से मुलाकात भी नहीं की थी, तो फिर ये बच्चा किसका हो गया जिसे डॉक्टर साहब 9 महीने का बता रहे हैं। अब इस बात को सुनकर जो मोहिनी होती है वो पहले तो इस बात को आई गई लगाने की कोशिश करती है, कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, ये बच्चा 6 महीने का ही है, लेकिन डॉक्टर साहब से ही गलती हो गई होगी। लेकिन जितेंद्र जो था वह बार बार डॉक्टर साहब से पूछकर आया था और डॉक्टर साहब ने बार बार उसे बताया था कि हाँ 9 महीने का बच्चा है, पूरा बच्चा है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। तो वह इस बात पर अड़ जाता और कहता है कि देखो मुझे साफ साफ बता दो, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा और कोई भी बात नहीं होगी। इस बात को सुनकर जो मोहिनी होती है वो एकदम से अपनी आंखों में आंसू भर लाती है और जितेंद्र को एक ऐसी कहानी सुनाती है जिसे सुनकर जितेंद्र भी इस पर विश्वास कर बैठता है। दरअसल यहाँ पर मोहिनी ने बताया कि हमारे परिवार में से एक हमारा भाई है और उसका ही ये बच्चा है। अगर ये बात परिवार में इधर उधर पता चल गई तो लोगों में बदनामी हो जाएगी, इसी वजह से घर वालों ने तुमसे मेरी शादी करा दी है ताकि वहां पर हमारी बदनामी ना हो सके। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो जितेंद्र होता है वो एकदम से चुपचाप बैठ जाता है और बहुत कुछ मन के अंदर सोचने लगता है। सोचता कि बात तो सही है, अगर परिवार के भाई से ही ये गर्भवती हो गई है तो बदनामी का काम तो है ही। तो इसी वजह से वह उसका नाम पूछता है तो वह उसका नाम बता देती है राजेश। और इसके बाद जो जितेंद्र होता है वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम आराम से रहो और मैं तुमसे भी कुछ नहीं कह रहा और ना ही उनसे कुछ कहूंगा। ऐसा कहकर ये बात फिलहाल तो फारिग हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो घर वाले होते हैं वह भी यहाँ पर जितेंद्र से कहने लगते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है बेटा, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो हमें बता। यानी कि वो अंदेशा दे रहे थे कि कैसे भी करके बेटा उन्हें बता दे कि हाँ ये बच्चा उसका ही है। लेकिन यहाँ पर जो जितेंद्र होता है वह उन्हें फिलहाल कुछ नहीं बताता और चुपचाप इस बात को ऐसे घुमा देता है। उसके बाद एक दिन वह अपने ससुराल में यानी कि मोहिनी के घर वालों से बात कर रहा था और अपने ससुर जी से पूछने लगता है कि ससुर जी ये राजेश नाम का लड़का कौन है। अब इस बात को सुनकर जो उसके ससुराल वाले होते हैं वो एकदम से मना कर देते, कहते हैं बेटा राजेश नाम का लड़का तो ना तो हमारी किसी रिश्तेदारी में से है और ना ही हमारे कोई परिवार में से है। इस बात को सुनकर जितेंद्र हैरान हो जाता है। ससुर जी पूछते भी हैं कि बताओ बेटा तुम्हें क्या बात है और किस वजह से राजेश के बारे में पूछ रहे हो, लेकिन वह कहता है कि नहीं कोई बात नहीं है। इसके बाद जो जितेंद्र होता है वह अपनी पत्नी के पास जाता है, लेकिन तभी उसी समय उसे लेबर पेन होने लगता है और उसके बाद जो बच्चा था वह जन्म ले लेता है। एक लड़के ने जन्म लिया था, लेकिन जैसे ही लड़का जन्म लेता है तो उसके बाद चारों तरफ ये बात घूमने लगती है परिवार में, गांव में, कि इतनी दिन पहले इसे बच्चा हो गया और बच्चा भी कंप्लीट है, ये नहीं है कि कम उम्र का हो गया है। यानी कि कई बार 7 महीने का बच्चा भी हो जाता है ना, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। अब इस बात को सुनकर माता पिता बेटे से कहने लगते हैं बेटा बताओ आखिर बात क्या है। तो यहां पर जो बेटा होता है वो इस बार भी इस बात को चुप लगा जाता है और उसके बाद मौका देकर अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है कि देखो तुमने मुझसे झूठ कहा है और ये तो ऐसा तो तुम्हारे घर में कोई है ही नहीं, मैंने तुम्हारे पिता से पूछा है। इस बात को सुनकर जो मोहिनी होती है वो एकदम से दंग रह जाती है और कहती है कि वो दरअसल वो हमारे परिवार में से नहीं है, मेरे साथ का लड़का है, परिवार के लिए तो मैंने तुम्हें इसीलिए बता दिया ताकि तुम ज्यादा मुझ पर नाराज ना हो, और वो तो मेरे साथ पढ़ा करता था, उसी के बच्चे की मैं मां बन गई हूं। इस बात को सुनकर जितेंद्र को गुस्सा आ जाता है और उसके बाद वो उसे धमकाने लगता है। वैसे ही वहां पर जब वो अपनी पत्नी को धमका रहा था तो उसके बाद उसकी मां भी बाहर से आती है और कहती है बेटा क्या हुआ, अपनी पत्नी को क्यों धमका रहा है। तो उसके बाद जो बेटा होता है वो कहता है कि मां ये जो बच्चा है ना ये बच्चा मेरा नहीं है, इस तरह से बता रही थी और जब मैंने ऐसे पूछा तो उसने ये कहा है। इस बात को सुनकर मां भी नाराज हो जाती है और उसके बाद यहां पर जो बेटा होता है वह अपने पिता को भी बताता है और ताऊजी को भी बताता है। जब सभी लोग इस बात को सुनते हैं तो इस बात पर मंथन करके एक ही फैसला करते हैं कि इस बात के लिए तो पंचायत होनी चाहिए और सभी लोगों में इस बात को बताना चाहिए, क्योंकि हो सकता है बाद में हमारे ऊपर कोई ना कोई कैसा भी आरोप आ सकता है जब अभी से वो इतना झूठ बोल रही है। क्योंकि यहां पर जो जितेंद्र होता है वह अपनी पत्नी को छोड़ने के नाम पर थोड़ा सा उदास हो जाया करता था, तो पिताजी और ताऊजी उसकी इन खुशियों को बर्बाद नहीं करना चाहते थे। इसी वजह से पंचायत की जाती है और पंचायत के अंदर सभी लोगों को बुलाया जाता है, यानी कि मोहिनी के गांव वालों को भी और साथ में इस गांव के कुछ गणमान्य लोग भी होते हैं। वहां पर सभी के सामने ये बात रखी जाती है कि ये बच्चा किसी और का है, लेकिन इस बच्ची ने इसे जन्म दे दिया है, अब इसका क्या करना चाहिए। जितेंद्र के जो घर वाले होते हैं वो इस बात को कहते हैं, इधर यहाँ पर जो मोहिनी के घर वाले होते हैं वो अपनी बेटी को खरी खोटी सुनाते हैं, लेकिन अंत के दर्जे एक ही फैसला होता है। यहाँ पर जो जितेंद्र का पिता होता है सुरेंद्र, वह अपने बेटी की तरफ देखते
हुए कहता है कि ठीक है, जो कुछ हो गया उसे हम लोग माफ कर देंगे, लेकिन आगे से ऐसा कोई काम नहीं करना है, ये बात की अपनी बेटी से बात कर लो। वो लोग उसे धमकाते हुए कहते हैं कि आगे कर कैसे देगी, हम है ना, हम अपने आप देख लेंगे, आप बस अगर इसको अपने पास रख लेते हो तो हमारी लाज बची रहेगी और कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो जितेंद्र होता है वह भी उसे अपनाने के लिए तैयार हो जाता है और वो लोग घर के अंदर रहने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ 19 जुलाई 2025 का दिन आता है और 19 जुलाई 2025 को जितेंद्र, उसके ताऊजी और उसके पिताजी सभी के सभी नाइट ड्यूटी पर गए हुए थे और जैसे ही यहां पर रात का समय होता है तो अचानक से जितेंद्र की पत्नी मोहिनी का फोन उसके पास आता है और वो कहती है कि मां की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई है। इस बात को सुनकर जितेंद्र कहता है कि ठीक है, मेरी मां से बात करवाओ, लेकिन तभी जो मोहिनी होती है वो कहती है कि बच्चा रो रहा है, मैं अभी बच्चे को देखती हूं, बाद में बात करती हूं। ऐसा कहकर वो फोन काटकर चली जाती है और तभी यहां पर जो जितेंद्र होता है वो थोड़ी देर वेट करने के बाद दोबारा से फोन करता है, लेकिन इस बार जैसे ही जितेंद्र फोन करता है तो मोहिनी उधर से रो रही थी, कह रही थी कि मैं तो बच्चे को देख रही थी, लेकिन माँ जी खटिया से गिर गई हैं और उनके सिर में गहरी चोट आई है, आप फौरन से यहां पर आ जाओ, मैं फिलहाल माँ जी को देख रही हूं। ऐसा कहकर वो फोन काट देती है और उसके बाद जितेंद्र और उसके परिवार वाले सीधा वहां पर आते हैं। वहां पर ऐसा ही मिलता है, अब तक जो कमला देवी थी वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी और उसके सर से खून निकल रहा था। बेड के ऊपर यानी कि बिस्तर के ऊपर कोई भी खून वगैरह नहीं था, लेकिन उसके सर में काफी गहरी चोट आई थी और वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। यहां पर जो मोहिनी होती है वो फूट फूट कर रोती हुई मिलती है। उसके बाद जो घर वाले होते हैं उसे संभालते हैं और संभालने के बाद दूसरे दिन कमला देवी का यानी कि 20 जुलाई 2025 को कमला देवी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और उसके बाद परिवार नॉर्मल तरीके से जीवन जीने लगता है। धीरे धीरे कुछ दिन और बीतते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद जो मोहिनी होती है वह अपने पति से कहने लगती है कि देखो, मुझे ना अब अपने मायके जाना है और वहां पर जाने का मन कर रहा है, काफी दिन हो गए हैं ना, मैं एक बार जाना चाहती हूं। तो जितेंद्र होता है वह भी नहीं रुकता है, साथ में उसका पिता भी कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, अगर बहू का मन कर रहा है तो वो जा सकती है, यहां पर तो हम सब कुछ देख लेंगे। ऐसा कहकर वो लोग उसको भेज देते हैं, लेकिन उसके बाद जो मोहिनी है वो वहां से लौटने का नाम नहीं लेती है। जितेंद्र जो होता है वह कुछ दिनों तक राह देखता है, लेकिन जब उसे लगता है कि भाई अब तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि घर का काम भी करना पड़ता है, कंपनी का काम भी करना पड़ता है और सब कुछ अब जितेंद्र को ही करना पड़ रहा था, क्योंकि वह अपने पिता और ताऊजी से यह काम नहीं करवा सकता था। तो इसीलिए वह अपनी पत्नी के पास फोन करता है और जब वह उसे आने के लिए कहता है तो यहां पर जो मोहिनी होती है वह उसे मना कर देती है, कहती है कि नहीं, अब मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी और मैं तो यहीं पर अपने जीवन को व्यतीत करूंगी, तुम मुझे तलाक दे दो और अपने पिता और अपने ताऊजी के साथ आराम से रहो। इस बात को सुनकर जितेंद्र कहता है कि क्या कमी रहेगी, क्या परेशानी है, तो वो कुछ नहीं बताती है और कहती है कि बस मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। ऐसा कहकर वो फोन काट देती है, लेकिन जितेंद्र समझता है कि शायद किसी बात से नाराज है और इसी वजह से ऐसा कह रही है। कोई बात नहीं, कुछ दिन उसे वहां पर रहने लेने देते हैं और उसके बाद इसे दोबारा से यहां पर बुला लेंगे। ऐसा सोचकर जितेंद्र कुछ दिन और वहीं पर रहता है। इधर यहां पर जो उसकी पत्नी मोहिनी होती है वो उस लड़के के साथ जिसका नाम राजेश होता है उसके साथ रहने लगी थी, उसके साथ रिलेशन में आ चुकी थी और अब उसने फैसला किया था कि वो तो इसी के साथ अपने घर को बसाएगी, उसी का बच्चा है उसके पास और जिंदगी सेटल हो जाएगी। ऐसा सोचकर वह वहां पर रहने लगी थी, लेकिन तभी एक दिन जब घर की सफाई कर रहा था जितेंद्र छुट्टी वाले दिन, तो उसी दौरान उसे घर के अंदर से एक बेडशीट और तकिया मिलते हैं जिन दोनों पर खून लगा हुआ था। अब इन्हें देखकर वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि वह छुपाए गए थे और जैसे ही इन्हें देखता है तो एकदम से अपनी पत्नी के पास फोन करता है और कहता है कि ये बेडशीट और तकिया तुमने इस जगह पर रख रखे थे, ये यहां पर क्यों रख रखे हैं। अब इस बात को सुनते ही जो मोहिनी होती है वो बिल्कुल भी नहीं घबराती है और एकदम से जितेंद्र से कहती है कि देखो, ये जो तुम्हें मिल गए हैं तो इनको कहीं जमीन में गाड़ दो और बिल्कुल भी कानों कान इसके बारे में किसी को खबर ना होनी चाहिए। इस बात को सुनकर जितेंद्र कहने लगता है कि क्यों, ऐसा क्या है इनमें। तो वो कहती है कि इससे ना हमने तुम्हारी माँ को इस दुनिया से विदा किया था और अगर तुम ज्यादा बोले तो उसके बाद देख लेना मैं वहां पर आ जाऊंगी और जैसे तुम्हारी माँ को इस दुनिया से विदा किया है वैसे ही तुम्हें भी इस दुनिया से विदा कर दूंगी। ऐसा कहकर मोहिनी उसे धमकाकर फोन काट देती है, लेकिन वहीं पर जो जितेंद्र होता है वह इस बात को सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। इसके बाद वह अपने पिता को यह बात बताता है, उन चीजों को दिखाता है और जब पिता ये चीज देखता है तो उसके बाद वह कहता है कि बेटा अब तो ये बात हमारे बस की नहीं रही है, अब तो पुलिस में ही जाना होगा। तो पुलिस में जाकर इस बात की कंप्लेंट करा और पुलिस वाले ही निकालेंगे आखिर क्या कहानी थी और क्या हुआ था। इसके बाद यहां पर जो जितेंद्र होता है वो सीधा पुलिस में जाता है और पुलिस वालों को सबूत दिखाता है, बताता है पूरी कहानी की साबित इस तरह से मेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी और घर पर उस टाइम मेरी पत्नी ही थी। वो सारी बातें भी बताता है कि किस किस तरह
तरह से जब शादी के 7 महीने बीते थे तो उसकी पत्नी को 9 महीने का बच्चा हुआ था और इन बातों को लेकर पंचायत भी हुई थी, जो सारी बातें उन्हें बता देता है। पुलिस वाले जैसे ही मामले को सुनते हैं तो उसके बाद फौरन से एक्शन में आते हैं और सीधा मोहिनी और उसके प्रेमी राजेश दोनों को उठा लेते हैं। उठाने के बाद जब उनसे अच्छे से सख्ती से पूछताछ करते हैं तो यहाँ पर मोहिनी तोते की तरह एक कहानी बताती है, जिस कहानी को सुनने के बाद पुलिस वाले भी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। मोहिनी बताती है कि साहब, मेरे जो पति है वो मुझसे अंधा प्यार किया करता था और इसी प्यार का फायदा उठाकर ये सब कुछ हो गया। दरअसल शादी के बाद भी मैं अपने प्रेमी से मिला करती थी, घर में उसे बुलाकर, और अपनी सास को मैं नींद की गोलियां दे दिया करती थी। लेकिन जब हमारा मिलना जुलना कुछ लंबाई चल जाता है, यानी कि हमें जब कई महीने हो गए थे अपनी सास को लगातार नींद की गोली देते हुए, तो उसी दौरान एक दिन सास पर नींद की गोलियों का असर नहीं होता है और उस वजह से वो रात के समय उठ जाती है। वह हम दोनों को देख लेती है और जैसे वो हमें देखती है तो उसके बाद हम दोनों मिलकर उसे इस दुनिया से विदा कर देते हैं और विदा करने के बाद उसे बिस्तर पर लेटा देते हैं। लेकिन जब बेडशीट और तकिया पर खून लग गया था तो उसके बाद हम लोग उसे नीचे गिराते हैं और ये सारी कहानी बनाकर अपने पति को मैं सुना देती हूँ। इस बात को सुनकर पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर दोनों को सलाखों के पीछे भेज देते हैं। ये कहानी जैसे जितेंद्र को पता चलती है, जितेंद्र के पिता को पता चलती है, तो वो लोग भी फूट फूट कर रोने लगते हैं, क्योंकि अब तक जिसे वो अपने आप एक हादसा समझ रहे थे वह तो एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया था और इसी वजह से वह काफी ज्यादा इस बात से विलाप करते हैं। जितेंद्र भी इस बात को सोचता है कि अगर वो स्टार्टिंग में ही इस बात पर अंकुश लगा देता और इस अपनी पत्नी को छोड़ देता तो शायद आज उसकी मां जिंदा रहती, क्योंकि जब स्टार्टिंग में उसने झूठ बोला था कि हमारे परिवार में से है और आंखों में आंसू लेकर उसे सारा झूठ इस तरह से बताया था जिस पर उसने विश्वास कर लिया था, तो उसी समय उसे वो सारा प्यार भुलाकर अपनी पत्नी को ठुकरा देना चाहिए था, तो आज उसकी मां इस दुनिया में जिंदा रहती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो, जो भी आपके मन में आ रहा हो, वो बात कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।